तो बिफोर वी गो अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा पिछला रिवीजन करना जरूरी है बिकॉज यू आर कमिंग बैक आफ्टर अ ब्रेक। तो हमने क्या देखा था लास्ट सेशन में, उतना पहले रिवाइज करेंगे, देन विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो अगर आपको याद होगा, लास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस्ड, कौन सा टॉपिक था? शेप ऑफ मेनिस्कस। तो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट शेप्स ऑफ मेनिस्कस। अब ये शेप्स ऑफ मेनिस्कस मतलब क्या? I hope most of you remember, but just for a quick introduction, reintroduction, हमारे पास एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में you fill different types of liquid। तो आपको पता है अगर वाटर होगा इसमें, तो वाटर के केस में जो ऊपर शेप बनता है इट इज कॉनकेव। इस शेप को बोलते हो कॉनकेव मेनिस्कस। सिमिलरली अगर हमारे पास इसी ग्लास के ट्यूब में मर्क्यूरी है और अगर आपने इस ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी को फिल कर दिया तो ऊपर जो शेप बनता है वो है कॉन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो मेनिस्कस कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्यों बनेगा उसका हमने थ्योरी देखा था। तो हम वापस से एक बार वी विल क्विकली रिवाइज। तो व्हाट हैपेंस इज केस बाय केस। सबसे पहला केस था कॉनकेव मेनिस्कस का, मतलब वी वांट टू एक्सप्लेन व्हाई कॉनकेव मेनिस्कस इज फॉर्म्ड। तो कॉनकेव मेनिस्कस क्यों बनता है ये समझने के लिए हमने लिया था सबसे पहले वी हैव टेकन अ ट्यूब, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में क्या फिल किया हमने? लिक्विड लाइक केरोसिन और वाटर। मैं यहाँ पे केरोसिन का केस लूंगा, तो वी आर फिलिंग केरोसिन। हमारे पास ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के दो साइड्स होते हैं, यू हैव टू साइड्स, नीचे से भी क्लोज होता है। आई एम नॉट ड्राइंग इट, मैं सिर्फ एक ही साइड दिखाने वाला हूँ। देन थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जूम करेंगे मतलब यू आर लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप इस ट्यूब को माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। तो ये ग्लास ट्यूब का एक साइड हो गया और यहाँ पे आपके पास है लिक्विड, राइट? क्योंकि मेनिस्कस क्या था? कॉनकेव था, तो कॉनकेव मेनिस्कस था इसलिए शेप मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। देन अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, हमने ये जो लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है? केरोसिन। इसका एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया ए। कहां पे कंसीडर किया? राइट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया ए। ये मॉलिक्यूल किसका है? ये मॉलिक्यूल लिक्विड का है। किसका नहीं है? सॉलिड का नहीं है। किसका है? लिक्विड का है। तो यू हैव अ मॉलिक्यूल ए राइट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन इफ यू रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अगर याद होगा आपको कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन कैसे करते हो? एन इमेजिनरी स्फीयर drawn with molecule at the center and radius equal to range of molecular force, उसको हमने बोला था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हर एक मॉलिक्यूल का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है सच दैट इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर कोई और मॉलिक्यूल आ गया तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कोहेसिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स एडहेसिव भी हो सकता है। तो हम दोनों टाइप के फोर्सेस की बात कर रहे हैं। Whenever some other molecule enters into this sphere of influence, इस स्फीयर के अंदर कोई और मॉलिक्यूल आ गया तो इट विल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। गुड। तो हमने क्या किया? हमने एक सॉलिड लिया ग्लास, एक लिक्विड लिया केरोसिन। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने एक लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसीडर किया ए, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने ड्रॉ किया। अगर आपको याद होगा तो इन टोटल ये जो मॉलिक्यूल ए है इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए, ऑन मॉलिक्यूल ए 3 फोर्सेस थे। नंबर वन था एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए ड्यू टू अदर सॉलिड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट कहाँ पे है? सॉलिड के अंदर, राइट? तो हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए इज इनसाइड सॉलिड। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स एक्ट होगा। इस एडहेसिव फोर्स को हमने नाम दिया था एपी। तो 3 फोर्सेस है, उसमें से सबसे पहला कौन सा है? एपी। एपी फोर्स कौन सा है? ये एडहेसिव फोर्स है। दिस इज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ड्यू टू solid molecules, and number two इस पे और एक एडहेसिव फोर्स है क्योंकि इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट सॉलिड में है
और मोर देन 1/4, क्योंकि इतना लेता तो 1/4 होता ना, तो मोर देन 1/4 इज इन एयर, तो यहाँ पे एयर होगा, लेकिन एयर का डेंसिटी होता है कम, तो एयर और ए मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स, क्योंकि इट इज फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये एडहेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल, तो देयर इज एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर बट कैन बी नेग्लेक्टेड, adhesive force due to air which can be neglected, और neglect क्यों किया था इसका रीजन भी पता होना चाहिए, क्यों neglect करते हैं इसको, एयर का डेंसिटी कम है, मतलब यहाँ पे एयर के बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, दैट इज व्हाई द एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर कैन बी नेग्लेक्टेड। तीसरा कौन सा फोर्स था, ए मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन कौन है, सॉलिड है, खुद लिक्विड है और एयर है, तो सॉलिड और ए में एडहेसिव फोर्स, सॉलिड और एयर एंड ए में एडहेसिव फोर्स, ए और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स होंगे कौन से, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड है, तो यहाँ पे बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे आर आल्सो एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज कोहेसिव फोर्स। तो ये जो कोहेसिव फोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे भी पहले आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्यों करते हो, क्योंकि दिस टेंजेंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, सो द टेंजेंट ड्रॉन at the point of contact of liquid and solid gives the direction of surface tension, तो ये डायरेक्शन किसका है, surface tension का। Then cohesive force between molecule A and other molecules, इसको हमने नाम दिया था if you remember AC, तो तीसरा फोर्स कौन सा था, AC, तो AC ये तीसरा फोर्स है, थर्ड फोर्स इज AC which is what, which is cohesive force, तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पे दो ही फोर्सेस है, क्योंकि तीन में से एक तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो कौन से दो है, एक है AP, दूसरा है AC, राइट, तो दिस इज AP, दिस इज AC, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा AR एंड दैट रिजल्टेंट गोज इनसाइड द सॉलिड, तो इस केस में ये जो रिजल्टेंट है AR इट गोज इनसाइड द सॉलिड, तो याद रखना ये जो रिजल्टेंट फोर्स था किसका रिजल्टेंट है, कोहेसिव का और एडहेसिव का, इट इज इनसाइड सॉलिड, गुड, तो ये याद रहना चाहिए। तो फॉर अ कॉनकेव मेनिस्कस रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होता है, इनसाइड सॉलिड, एंड अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में हमने ये इन डिटेल डिस्कस किया था, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस का मतलब ये कि विद टाइम ये मेनिस्कस कॉनकेव ही रहना चाहिए, तो स्टेबिलिटी होने के लिए ये जो रिजल्टेंट होता है AR इट शुड बी परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर, सरफेस को, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब किसको परपेंडिकुलर, टेंजेंट को परपेंडिकुलर, तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ liquid surface, free surface of liquid, the resultant force adhesive and cohesive का must be perpendicular, किसको, to the tangent या फिर to the free surface of liquid, तो ये perpendicular होना चाहिए, मतलब AR ये tangent surface tension की डायरेक्शन को होना चाहिए perpendicular, तो it should be perpendicular, good, तो यहाँ पे हमारे पास था सरफेस टेंशन का डायरेक्शन मतलब अलोंग टेंजेंट, तो दिस शुड बी परपेंडिकुलर। अब हमें एक्सप्लेन करना था कि मेनिस्कस कॉनकेव क्यों बना, तो यू शुड रिमेंबर, मैंने अभी बताया था, यू मस्ट नो दिस, तो क्या है, अगर मेनिस्कस कॉनकेव नहीं होता, सपोज कॉनकेव नहीं होता तो क्या होता, फ्लैट होता, तो फिर उस केस में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस थे, AP कहाँ है, यहाँ है, और कौन सा था, AC कहाँ है, यहाँ है, रिजल्टेंट AR वो कहाँ है, इनसाइड, राइट, तो डू यू सी लिक्विड में और रिजल्टेंट में एंगल 90 बना क्या, नहीं, तो 90 बनने के लिए
एंगल 90 बनने के लिए जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, जो सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट पे मॉलिक्यूल है, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा तो सरफेस कर्व होगा, और जब सरफेस कर्व होगा तो उस केस में, ओनली इन दैट केस, ये पूरा का पूरा आप सिस्टम को शिफ्ट करोगे तो ओनली इन दैट केस, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा होना पड़ेगा। तो for resultant to become perpendicular to the surface, the molecule at the point of contact has to pile up. तो मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके एंगल बनेगा 90। गुड। तो ये हमारा पहला केस था। कौन सा पहला केस है? मैंने बताया था एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बना? एक्यूट, लेस देन 90। तो केरोसिन के केस में व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एक्यूट। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। गुड। तो रिमेंबर 2-3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर 1, जब भी लिक्विड लिक्विड केरोसिन टाइप का हो, केरोसिन टाइप मतलब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ऐसे लिक्विड को और एक नाम होता है, लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड। गुड, बिकॉज करना नहीं ऐसा, किसी ने खुद के ऊपर केरोसिन डाल दिया तो चिपकता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड। वाटर इज द सेम केस। When you take a bath, of course the water molecules are stuck to your body. If you try to take bath with mercury, कुछ रहेगा ही नहीं, राइट? तो वो कौन सा टाइप होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये कौन सा होता है? एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो टेक अवे पॉइंट्स क्या है, याद क्या रखना होता है? थीटा लेस देन 90 मतलब एक्यूट, मतलब लिक्विड कैन वेट अ सॉलिड। इस केस में हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड सॉलिड, a major part is in air और छोटा सा part is in liquid itself. Good. तो यहाँ पे cohesive force कम है compared to adhesive force, क्योंकि sphere of influence का छोटा ही part था जो liquid के अंदर था, तो adhesive force is greater than cohesive force, right? Then दूसरा type था, second type का meniscus हमने जो discuss किया था वो था convex। तो convex meniscus, कॉन्वेक्स मेनिस्कस के केस में नाम में ही है कॉन्वेक्स, तो आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मेनिस्कस कौन सा लिक्विड लोगे? मर्क्यूरी। तो हमारे पास जो लिक्विड था वो था मर्क्यूरी, और जो सॉलिड था वो ग्लास ही है, तो यू आर टेकिंग ग्लास ट्यूब इटसेल्फ। और इस केस में मेनिस्कस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा आता है वो। देन व्हाट यू डू इज, आप यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक मॉलिक्यूल लोगे ए, फिर इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करोगे, यू ड्रॉ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, फिर व्हाट डू यू सी? हाफ पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड सॉलिड। तो यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स होगा बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इट इज एपी। कोहेसिव फोर्स, अब यहाँ पे दो एडेसिव फोर्सेस है सेम, एयर और ए में, यहाँ पे भी एयर और ए में, लेकिन एयर और ए मॉलिक्यूल में जो एडेसिव फोर्स है इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जैसे यहाँ पे 3 फोर्सेस थे, वही 3 फोर्सेस वहां पे होंगे। वी विल नॉट राइट डाउन अगेन, क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी किया है, इट इज जस्ट अ रिवीजन। तो जो केस यहाँ है वही केस वहां भी है। ए मॉलिक्यूल, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में 3 अलग अलग सब्सटेंस है, सॉलिड, एयर एंड लिक्विड। यहाँ पे भी सॉलिड, एयर एंड लिक्विड। सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है? हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन सॉलिड, यहाँ पे भी और वहां पे भी। इन द प्रीवियस केस मोर देन 1/4, हाफ से कम लेकिन 1/4 से ज्यादा, मतलब 25 to 50% के बीच का रेंज है। दिस पार्ट इज इन एयर, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अ वेरी स्मॉल पार्ट इज इन एयर, राइट, एंड अराउंड 50% से थोड़ा सा कम पार्ट इट इज इन लिक्विड। तो कौन कौन से 3 फोर्सेस? 2 एडेसिव। कौन से 2 एडेसिव? ए मॉलिक्यूल एंड सॉलिड, ए मॉलिक्यूल एंड एयर मॉलिक्यूल, एंड ए मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड विच इज मर्क्यूरी। तो यहाँ पे एक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स, AC,
देन डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ टेंजेंट। कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये डायरेक्शन होता है सरफेस टेंशन का। गुड। तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस है। कौन से दो है? एपी एंड एसी। एपी इज एडहेसिव, एसी इज कोहेसिव। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे अगर, इफ यू सी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, यू हैव एपी एंड यू हैव एसी। एसी, इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट आता है इनसाइड लिक्विड। तो पिछले केस में रिजल्टेंट कहाँ था? इनसाइड सॉलिड। यहाँ पे कहाँ है? इनसाइड लिक्विड। तो ये है रिजल्टेंट ए आर एंड दिस वाज ए सी एंड दिस वाज ए पी। ये याद रखना है क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जो कंडीशंस फॉर कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी हमने देखा था उसमें आपको ये पता होना चाहिए रिजल्टेंट गया कहाँ पे। तो if angle of contact is less than 90 acute, तो where is resultant? If angle of contact is greater than 90 obtuse, inside the liquid. Very good. Then obviously अगर कॉन्केव मिनिस्कस नहीं बनता तो कौन सा मिनिस्कस बनता? फ्लैट। अगर कॉन्केव या कॉन्वेक्स नहीं बनता, दोनों ही केसेस में, ये कॉन्वेक्स है बाय द वे, अगर कॉन्वेक्स नहीं बनता तो क्या बनता? फिर फ्लैट। लेकिन कंडीशन क्या था स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस का? स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस का कंडीशन क्या था? यहाँ पे जो कंडीशन था, क्या कंडीशन था? रिजल्टेंट। किस रिजल्टेंट? एडहेसिव और कोहेसिव का। ये किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए? सरफेस टेंशन को। वेरी गुड। तो अगर फ्लैट सरफेस होता, इफ यू हैड फ्लैट सरफेस, तो इस केस में दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। रिजल्टेंट कहाँ है? रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर है। रिजल्टेंट कहाँ है? तो रिजल्टेंट यहाँ पे है। तो है क्या दोनों में एंगल 90? नो। तो दोनों में अगर एंगल को 90 होना है तो पिछले केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मॉलिक्यूल था वो क्या हुआ? पाइल अप हुआ। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मॉलिक्यूल होगा उसको क्या होना पड़ेगा? क्रीप डाउन, उसको नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो नीचे आएगा, कौन? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जैसे ही नीचे आया तो यू कैन सी ऑलरेडी ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया था सरफेस टेंशन का डायरेक्शन, इट बिकम्स 90 डिग्री। किसको 90 हुआ? ये किसको 90 है? रिजल्टेंट को। किसका रिजल्टेंट है? एडहेसिव एंड कोहेसिव का। तो बिकॉज दिस हैज टू बी 90, दैट इज व्हाई इन केस ऑफ लिक्विड लाइक मर्क्यूरी, the molecule at the point of contact has to creep down. For a liquid like kerosene, the molecule at the point of contact has to pile up. So in the previous case pile up हुआ, ऊपर गया, तो कौन सा सरफेस बना? कॉन्केव। यहाँ पे क्योंकि कॉन्केव क्यों बनेगा? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, बाकी कहाँ है? बाकी नीचे है। राइट? यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, बाकी कहाँ है? ऊपर है। तो बाय डिफॉल्ट शेप क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। तो ये दो केसेस थे। इसके बाद का केस था, डू यू रिमेंबर प्योर वाटर? व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर? हाउ मच एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर? 0। तो तीसरा केस था जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो था वो समझने के लिए वापस से हम सेम केस लेंगे। हम लेंगे एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब, एंड देन दिस टाइम द लिक्विड व्हिच वी आर टेकिंग इज प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के केस में व्हाट यू हैव, आपके पास ऐसा मिनिस्कस बनता है, हाईली स्टीप, एक्सट्रीमली स्टीप। ओके, तो ऐसा कुछ आएगा। अब होगा क्या इस केस में? वापस वही स्टोरी, ए मॉलिक्यूल का हाफ स्क्वायर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ गया? इनसाइड सॉलिड। देन एज यू कैन सी ऑलरेडी मैक्सिमम पार्ट इज इन एयर, ओनली अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट इज इन लिक्विड। तो यहाँ पे पिछले दो केसेस में कौन से फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया था आपने? एडहेसिव फोर्स बिटवीन सॉलिड नहीं, एयर एंड लिक्विड। इस केस में दो फोर्सेस नेग्लेक्ट होंगे। कौन सा? एक तो एयर और ए में एडहेसिव फोर्स, दूसरा कोहेसिव फोर्स।
cohesive force between a molecule and other liquid molecules can be neglected. It will be neglected because इसका sphere of influence का बहुत ही छोटा part, extremely small part is in liquid. तो cohesive force भी neglected, adhesive force between air and A is also neglected. तो बचा कौन? Adhesive force between a molecule and solid. अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, उसका रिजल्टेंट क्या होता है? वही फोर्स होता है. इफ यू हैव ओनली वन फोर्स, द रिजल्टेंट इज दैट फोर्स इटसेल्फ, सेम फोर्स, तो रिजल्टेंट आ गया, राइट? तो AP इक्वल टू AR. देन अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट. कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो यहाँ पे टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अलोंग द सरफेस. गुड. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर कहां से करते थे? एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा मेजर कहां से किया था? सॉलिड सरफेस से सरफेस टेंशन की डायरेक्शन तक, टेंजेंट तक. तो यहाँ पे एंगल क्या आया था? एक्यूट. यहाँ पे एंगल कितना आया था? ऑब्ट्यूज. बिकॉज बाय definition angle of contact is the angle between solid surface and the tangent drawn to the free surface of liquid at the point of contact measured inside the liquid. अभी भी याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, बट दिस इज नॉट अ गुड साइन क्योंकि ये 4 बार रिपीट हुआ है. वापस एक बार कर लेते हैं, बट यू नीड टू नो, यू हैव टू नो दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या था? एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या था पहले वो समझने के लिए कोई भी एक सरफेस ले लो, चाहे कॉनकेव मेनिस्कस लो या फिर कॉन्वेक्स लो, यू नीड टू हैव वन ऑफ दिस टू मेनिस्कस. हम क्या करते हैं? हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. कहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं? वेयर do you draw tangent to the free surface of liquid at the point of contact? क्योंकि टेंजेंट तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ. यहाँ करते थे क्या? नहीं. टेंजेंट तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ. यहाँ किया था क्या? नहीं. तो कहाँ किया था? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. फिर हमने एंगल मेजर किया था. एंगल किस में मेजर किया था? सॉलिड कौन है? ग्लास ट्यूब. एंड द टेंजेंट मेजर इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि मैं एंगल ये भी मेजर कर सकता हूँ. ये किया था क्या? हमने एंगल कहाँ मेजर किया था? इनसाइड द लिक्विड. कितना एंगल बना? एक्यूट एंगल. करेक्ट. तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, कुछ नहीं है. एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट drawn to the free surface of liquid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact. तो अब मुझे बताओ angle of contact किसमें है? एंगल बिटवीन सॉलिड एंड टेंजेंट. अब मुझे बताओ टेंजेंट कहाँ गया? along the surface of solid. हाँ, तो एंगल कितना है? 0. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? 0. गुड. तो 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया. वेरी गुड. तो 3 केसेस हो गए. एक एक्यूट एंगल का एग्जांपल कौन सा? केरोसिन ग्लास. ऑब्ट्यूज मर्क्यूरी ग्लास. 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर ग्लास. अब एक और रह गया 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो होता नहीं है. तो यू विल नेवर गेट टू सी 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट. ये सिर्फ हाइपोथेटिकल केस है. हाइपोथेटिकल केस मतलब इमेजिनरी केस. तो 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री. तो ये जो केस है ये कभी होता ही नहीं है. ये हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी केस है, मतलब फ्लैट सरफेस है. ना कॉनकेव बना ना कॉन्वेक्स बना. तो व्हाट यू हैव इज अ फ्लैट सरफेस. तो इस केस में आपने लिया एक मॉलिक्यूल. कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कौन सा मॉलिक्यूल? ए मॉलिक्यूल. किसका मॉलिक्यूल? लिक्विड का मॉलिक्यूल. व्हाट डू यू सी? इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट है सॉलिड में, 1/4 ये लिक्विड में और 1/4 ये एयर में. राइट. तो यहाँ पे यू हैव अगेन 3 फोर्सेस, 2 ऑफ देम adhesive and 1 cohesive. उसमें से adhesive force can be neglected. कौन सा adhesive force? between air and
वाटर, वाटर मतलब हाइपोथेटिकल लिक्विड, वाटर नहीं है ये, एनी लिक्विड। देन विच आर द टू फोर्सेस, एक है एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ए एंड सॉलिड एपी, और दूसरा कौन सा है, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स इज बिटवीन ए एंड अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये आ गया आपके पास AC। इस केस में रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट इज अलोंग, रिजल्टेंट AR इज अलोंग द सरफेस, ये आ गया AR। फिर आप बोलोगे टेंजेंट कहाँ गया, कहाँ गया टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ है, टेंजेंट यही टेंजेंट है, यही टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट T itself। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि एंगल कितना बना 90, राइट। 90 के साथ साथ और एक चीज हुई, अगर याद होगा, यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो 45 डिग्री एंगल बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड सरफेस एंड 45 बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड सरफेस। तो इन दिस केस कनेक्ट करना सीखो, 4 केसेस थे, लुक एट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। पहले केस में, हर एक केस में, चारों केस में हाफ 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 पार्ट कहाँ पे है, इनसाइड सॉलिड। पहले केस में एयर में ज्यादा पार्ट था, था ना एयर में, पहला केस। फर्स्ट केस ज्यादा मतलब 25% से ज्यादा और 50% से कम इज इन एयर एंड अ स्मॉल पार्ट इज इन लिक्विड। दूसरे केस में उल्टा है, दूसरे केस में more than 25 less than 50% is in liquid and a very small part is in air। तीसरे केस में 50% more or less 50% is in air, मतलब लिक्विड में ना के बराबर है, नथिंग। तो इस केस में एक ही फोर्स था एडहेसिव एंड दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। और चौथे केस में ना 50%, 25% एंड 25%। तो यहाँ पे adhesive force between air and liquid molecule can be neglected। What can be neglected? Adhesive force between air and liquid molecule। तो कौन से दो फोर्स इफेक्टिव है, एडेसिव एंड कोहेसिव। बट यहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल है, स्पेशल इज दैट एडेसिव फोर्स AP एंड कोहेसिव फोर्स AC, इसका रिजल्टेंट इज अलोंग द सरफेस। तो अगर इस सरफेस को स्टेबल रहना है तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बनेगा, 90 डिग्री। गुड, देन you can use this to make some conditions, mathematical conditions। देखो याद रखना, हम बार बार ऐसा नहीं बोल सकते ना, 50% सॉलिड में, फिर छोटा सा पार्ट लिक्विड में, बाकी पार्ट एयर में, हम बार बार नहीं बोल सकते। तो हमको मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए, वो यहाँ से मिलता है। तो व्हाट डू यू नोटिस, व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर, आपको से दिखता है ये आ गया AP, तो यू हैव AP हियर, AP, then you have resultant AR, then you have AC, करेक्ट। और आपको पता है फोर्सेस को, फोर्स क्या है, वेक्टर है, पता है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डू यू नो दिस, यस। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को आप जहां चाहो वहां पे रख सकते हो। कंडीशन इज दैट कि यू आर नॉट चेंजिंग डायरेक्शन। तो मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, बस दिया यहाँ पे, राइट। तो AP को मैंने क्या किया, जो AP यहाँ था इसको सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि हमने डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, हमने मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, तो हमने सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया। गुड, एंड दिस इज हाउ मच, 45 डिग्रीज। व्हाट इज sin 45, कितना, मैंने पूछा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ sin 45, राइट। तो AP क्या था, कौन सा फोर्स था AP कौन सा फोर्स था, ये क्या था, तो मुझे पता व्हाट इज sin 45, अपोजिट मतलब एडेसिव, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कोहेसिव। लेकिन एडेसिव फोर्स इज AP, कोहेसिव फोर्स इज AC, तो AP अपॉन AC, दिस इज व्हाट यू गेट। व्हाट इज sin 45 वैल्यू, 1/√2 equal to AP upon AC, तो therefore AP equal to AC by √2।
ये कंडीशन है फॉर द सरफेस टू बी फ्लैट। तो जब एडेसिव फोर्स AP is equal to cohesive force upon √2, what is 1 upon √2 वैल्यू? बहुत बार सॉल्व किया है, स्कूल से ट्रिग्नोमेट्री करते आ रहे हैं ना। what is वैल्यू ऑफ 1 by √2? 0.7071. what is √3 by 2? 0.8606 या 0.86 तक लोगे तो भी चलेगा। तो what do you understand by this? What is the meaning of this? AP equal to 0.7071 AC मतलब क्या? मतलब adhesive force is 70% of cohesive force, roughly speaking. तो जब adhesive force it is 70% of cohesive force, तो surface कौन सा होगा? फ्लैट सरफेस का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना? 90। अब यूजिंग दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है इक्वेशन नंबर 1, ये यूज करके आपने बनाए थे कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा था लास्ट लेक्चर का वो था कंडीशंस ऑफ कॉन्वेक्सिटी एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्केविटी। तो पहला कंडीशन था कॉन्वेक्स सरफेस का। कॉन्वेक्स सरफेस मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना ग्रेटर देन 90। तो अगर AP is less than AC by √2, if AP is equal to AC by √2 तो सरफेस कौन सा होता है? फ्लैट। अगर AP is less than AC by √2 तो सरफेस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो लास्ट सेशन में मैंने शायद यहाँ पे उल्टा लिखा था, doesn't matter, correct it now, right? तो थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, तो AP is less than AC by √2। दूसरा कंडीशन है कॉनकेव सरफेस का। कॉनकेव सरफेस के लिए थीटा इज लेस देन 90, तो AP is greater than AC by √2। तो अगर एडेसिव फोर्स ये कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में 70% से ज्यादा हुआ, if adhesive force is greater than 70% of cohesive force, then which kind of surface do you get? Concave. If adhesive force is less than 70% of cohesive force, then which surface do you get is convex. Clear यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने देखा था लास्ट सेशन में। So now it is time for us to start with a new topic. Of course एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस भी किया था मैंने, लेकिन मैं उसको फुल फ्लेज अभी रिपीट करने वाला हूँ, which is shape of a liquid drop on a plane surface. तो अब ध्यान देना, this is important now. जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, that is shape of a drop, liquid drop on a plane surface, on a plane solid surface. So the idea here is हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट वी हैव। मैंने अगर इन सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड को रिलीज कर दिया, रिलीज करना मतलब छोड़ दिया, तो क्या होगा? तीन चीजें होगी। तीन मतलब बेसिकली 2, या तो ड्रॉप बनेगा या फिर ड्रॉप नहीं बनेगा। अगर ड्रॉप बनता है तो 2 केसेस है, तो इन टोटल 3 केसेस आई एम टेलिंग यू। तो ईदर अ ड्रॉप विल बी फॉर्म्ड और अ ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म्ड। व्हेन द ड्रॉप इज नॉट फॉर्म्ड देन द लिक्विड विल स्प्रेड। पानी गिरा दोगे तो क्या होता है? इट विल स्प्रेड। अगर ड्रॉप बनता है तो 2 केसेस है, एक या तो ऐसा ड्रॉप बनेगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग काइंड ऑफ अ हेमिस्फीयर, या फिर यू विल गेट अ ड्रॉप इन द शेप ऑफ अ इलिप्सॉइड, या तो ऐसा बनेगा, राइट? तो व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर इज शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। हमारे पास लिक्विड था, हमने रिलीज कर दिया प्लेन सरफेस पे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ड्रॉप बनेगा तो 2 केसेस, लाइक दिस और लाइक दैट, हेमिस्फीयर शेप या फिर इलिप्सॉइड शेप, या तो बनेगा ही नहीं। गुड। तो
ड्रॉप बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कौन सा शेप बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ surface tension and angle of contact. So when a liquid is released on a horizontal plane surface, there will be formation of drop or the liquid will spread. Whether the liquid will spread or not, it will depend on the value of surface tension and angle of contact between liquid and solid. क्योंकि angle of contact मैं कब से बोल रहा हूँ, हम liquid and solid surface में ही define कर रहे हैं. Good. So you need to know this. Then तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे थोड़ा थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा. तो नंबर 1, सबसे पहले what are we doing here? We are dropping a liquid. कहाँ पे? Plane horizontal surface पे. So when a liquid is released on a plane horizontal surface, the liquid will spread or will form a drop, right? Whether the liquid will spread or form a drop depends on किस पे depend करता है? Depends on surface tension and angle of contact. और रिमेंबर एंगल ऑफ कांटेक्ट किस में डिफाइन किया था आपने? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां से मेजर किया था? सॉलिड से लिक्विड की सरफेस तक या तो टैंजेंट तक. लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन से दो सब्सटेंस में होता है? सॉलिड एंड लिक्विड. क्योंकि 3 है, एयर भी है यहाँ पे, तो याद रखना ये सॉलिड है अंदर, यहाँ पे ये लिक्विड है और इसके बाहर क्या है? एयर है. तो डू नॉट फॉरगेट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. नहीं तो ये टॉपिक कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि हाईली कंफ्यूजिंग है. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड एयर, लिक्विड एंड एयर, solid and liquid. Good to see you awake. जागते रहो. Solid and liquid. अब अगर ड्रॉप बन गया, पहली बात तो ड्रॉप बनेगा कि नहीं ये क्वेश्चन था. अब इमेजिन कि ड्रॉप बन गया, तो ड्रॉप का शेप क्या होगा? वो 3 चीजें डिसाइड करेंगे. तो द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप सो फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन if a drop is formed, then its shape depends upon याद है मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड. तो यहाँ पे 3 सरफेस टेंशन आएंगे. कौन से 3? तीन सब्सटेंस है कि नहीं आपके पास? है. सॉलिड है, और कौन है? लिक्विड है, और कौन है? एयर है. तो 3 सरफेस टेंशन होंगे. एक होगा सॉलिड लिक्विड में, एक होगा सॉलिड एयर में, एक होगा लिक्विड एंड एयर में. तो if a drop is formed, then its shape depends on force of surface tension, force of ST मतलब surface tension between solid and liquid, and it depends on force of surface tension between solid and air, and lastly it depends on force of surface tension between कौन रह गया?
between liquid and air, between liquid and air. And remember, do you remember how do we define surface tension? Definition क्या था? Force upon length. Force per unit length is defined as surface tension. तो कुछ बुक्स में यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो कुछ बुक में ऐसा लिखते ही नहीं है, बोलते हैं सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन लेंथ। तो आप सिर्फ सरफेस टेंशन बोल रहे हो तो भी चलता है, आप फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बोल रहे हो तो भी चलता है। तो डोंट वरी, क्योंकि फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन या ऐसा बोलो, या तो फिर फोर्स अपॉन लेंथ कर लिया तो वो बन जाता है सरफेस टेंशन। तो रिमेंबर दिस। तो शेप किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एयर एंड सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर। अब एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले ये ले लेता हूँ, बाय द वे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड? What is the direction of, what is the direction of, what is the direction of, what is the direction of tangent? So surface tension is always along tangent. तो tangent, tangent यहाँ पे देखोगे तो ऐसा आएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसा आएगा? वैसा ही आएगा। क्यों वैसा आएगा? ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में ड्रॉप ऐसा बनता है। कांटेक्ट कहां पे हुआ सॉलिड और लिक्विड का? यहाँ पे हुआ। जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होता है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना। तो सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट कहां पे हुआ? नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं दिखा सकते, अलग मैटर। लुक, यहाँ हुआ कि नहीं कांटेक्ट? हाँ, तो यहाँ हुआ तो टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करोगे? वहीं ड्रॉ करोगे। तो टेंजेंट कहाँ या सीधा अलोंग द टेबल, जिस टेबल के ऊपर आपने ड्रॉप को छोड़ दिया था, टेंजेंट इज अलोंग दैट। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? तो ये आ गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं T1। ये किसका किसका सरफेस टेंशन है? लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसको मैं बोल दूंगा T1। देन दूसरा कौन है? सॉलिड एंड एयर। अब मुझे बताओ, ये सॉलिड है, अभी इस पार्ट को छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट फॉर द टाइम बीइंग, भूल जाओ इसको। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? हाँ, तो फिर सॉलिड और एयर का कांटेक्ट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे, राइट? तो फिर सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा। ये भी क्या हो गया? अलोंग द टेबल। अलोंग द टेबल मतलब अलोंग द हॉरिजॉन्टल। गुड। तो सरफेस टेंशन ड्यू टू या फिर सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, इसका डायरेक्शन क्या आएगा? अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब वो यहाँ पे आ गया। इसको क्या नाम देंगे? T2। इसको बोल देंगे T2। तो ये हो गया T2। फिर बचा कौन? लिक्विड एंड एयर। अब लिक्विड एंड एयर, लिक्विड और एयर, तो लिक्विड और एयर का कांटेक्ट जहां भी होगा, कहाँ होगा? दिख रहा है, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। क्योंकि ये कांटेक्ट है ना, ये लिक्विड है, बाहर कौन है? एयर। तो यहाँ पे कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज दिस। इसको नाम दे देंगे T3। तो वी विल कॉल दिस एज T3। तो इसको बोल देंगे T3। Well, by the way, what is angle of contact here? How do you define angle of contact? Angle between liquid, right, and tangent measured inside theta. Theta is less than 90. Acute angle तो कौन से टाइप का लिक्विड है ये? Which does not wet a solid, which wets a solid। मतलब या तो वाटर होगा या फिर केरोसिन होगा। सेम स्टोरी इसके लिए भी आप देख सकते हो, सेम थिंग। यहाँ पे लिक्विड का और सॉलिड का कांटेक्ट कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? देख लो एक बार, कहाँ पे हुआ तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे हुआ, किसका? सॉलिड और लिक्विड का।
तो सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट जहां पे होता है वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ टेंजेंट देयर। तो यहाँ पे टेंजेंट आ गया, इसको क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, T1, राइट। देन सॉलिड और एयर का कांटेक्ट कहां पे है, सॉलिड और एयर का कांटेक्ट कहां पे है, उसका डायरेक्शन टेंजेंट, इसको क्या बोला है, T2। व्हाट अबाउट लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एंड एयर कहां पे कांटेक्ट है, यहां पे। तो ये आ जाएगा, हाउ मच इज दिस, एंगल पूछा ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसको नाम क्या दिया है, T3। तो T3 सरफेस टेंशन बिटवीन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, T1 इज बिटवीन, T2 इज बिटवीन। तो ये अच्छे से याद रहेगा तो ही आगे का कुछ समझ में आएगा, नहीं तो गए। व्हाट इज एंगल ऑब्ट्यूज, तो कौन सा लिक्विड है वो, लिक्विड कौन सा है, हाँ मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी टाइप का लिक्विड है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये था, हमें बेसिकली बताना है, मैथमेटिकली बताना है कि कब ड्रॉप बनेगा और कब ड्रॉप नहीं बनेगा, मैथमेटिकली बताना है। और बनेगा तो उसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, नहीं बनेगा तो उसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, वो देखना है। तो मैथमेटिक्स की जब बात हो रही है तो आपको वेक्टर्स पता होना ही चाहिए। तो आई होप यू नो व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अदर। सुना है क्या ऐसा कुछ, यस कब सुना था, कब सुना था, तो इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट टेल यू वेरी क्विकली प्रिसाइज। होता क्या है, होता ऐसे है, हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी बार, दोनों में एंगल है थीटा। हमें देखना है कि बी का शैडो, शैडो मतलब प्रोजेक्शन ए पे कितना। तो हम क्या करते हैं, शैडो मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बी का प्रोजेक्शन देखते हैं, मतलब ये नंबर, राइट। इसको मैं बोल दूंगा लेट अस से एक्स। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा, एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है, x, हाइपोटेन्यूज कौन है, b। तो व्हाट इज x, b cos थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार इज b cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार इज a cos थीटा। तो प्रोजेक्शन पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना है, हमको ये इसके लिए करना था, सिंस सिंस यहाँ पे आप देख रहे हो T3 का प्रोजेक्शन मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, T1 पे। तो तीन वेक्टर्स हमारे पास थे, एक था T1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर है T2 वेक्टर। मुझे वापस बताओ, T1 ये सरफेस टेंशन किस किस के बीच में है, सॉलिड एंड, T2 ये किसके बीच में है, सॉलिड एंड एयर, T3 लिक्विड एंड एयर। तो ये था T3, दिस इज T3। नाउ दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मुझे अगर प्रोजेक्शन देखना है, किसका प्रोजेक्शन देखना है, T3 का प्रोजेक्शन देखना है, कहां पे, अलोंग T1। तो कितना आएगा, अभी आपने बोला B का A पे था B cos थीटा, तो T3 का आएगा T3 cos थीटा। नाउ ड्रॉप बनने के बाद, एक बार ड्रॉप बन गया तो वो स्टेबल रहता है, स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, फोर्सेस आर बैलेंस, करेक्ट। तो फोर्सेस आर बैलेंस मतलब जितना फोर्स लेफ्ट साइड में उतना ही फोर्स राइट साइड में, राइट। इसका भी हम करेंगे, इसका बाद में देखेंगे, वी विल सी फॉर दिस आल्सो। तो यू विल आल्सो सी फॉर दैट वन, वो बाद में। तो फोर्सेस आर बैलेंस, तो हमारे पास फोर्सेस बैलेंस होना मतलब क्या होना, कौन कौन है, कौन कौन है राइट साइड में, नो नॉट T3, which are the two forces which are along positive x direction, T3 cos theta and T1।
तो डेफिनेटली एज यू कैन सी, क्योंकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा। तो हमको मिल जाएगा T3 cos theta equal to T2 minus T1. Therefore, you will get cos theta equal to T2 minus T1 upon T3. Correct? अब यही कंडीशन, सेम कंडीशन you will get from the other diagram. सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो अभी जो T3 का कंपोनेंट है, T3 का कंपोनेंट मतलब यहाँ पे, करेक्ट, ये कितना आएगा? T3 cos of 180 minus theta. What is cos of 180 minus theta? Oh, minus cos theta. तो ये आ जाएगा T3 cos theta with a negative sign. तो अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन से दो फोर्सेस है? T2 और माइनस T3 cos थीटा। तो T2 माइनस T3 cos थीटा इक्वल टू T1। शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 cos थीटा। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 cos थीटा। तो T3 को यहाँ ला दिया, है क्या सेम? You have the same equation. So doesn't matter if you use first diagram या फिर दूसरा diagram यूज करोगे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, you get the same equation. तो आइडिया समझ लो, तीन सब्सटेंस थे, सॉलिड लिक्विड एयर, तीन सरफेस टेंशन थे, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर, लिक्विड एयर। गुड। देन आपने देखा T3 का प्रोजेक्शन अलोंग T1, तो वो आ गया T3 cos थीटा। T3 cos theta और T1 they are along positive x and T2 is along negative x, बैलेंस्ड है, तो एक कंडीशन मिल गया। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होता है स्पेशल केसेस। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बना है, कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन आपको बता सकता है। लुक, फिजिक्स के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों जाता है? क्योंकि मैथ्स नहीं है, मैथ्स होना चाहिए। हम इतना कब से बोल रहे हैं थ्योरी, ऑल थ्योरी। ये एक इक्वेशन कैन टेल यू एवरीथिंग। इट कैन टेल यू कि कब ड्रॉप बनेगा, कब नहीं बनेगा, बनेगा तो शेप क्या होगा, जस्ट वन इक्वेशन। तो वो कैसे? तो हम केस बाय केस इसको देखेंगे। केस नंबर 1, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो T2 माइनस T1 है ना, इसको मैं न्यूमरेटर बोल देता हूँ। So this is numerator. What is numerator? T2 minus T1. What is denominator? T3. अब केस नंबर 1, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ तो न्यूमरेटर पॉजिटिव कब होगा? T2 is greater than T1, तब जाके तो T2 minus T1 greater than 0 होगा ना। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर छोटा है, if numerator is positive and less than denominator, so for example T3 की वैल्यू 2, एग्जांपल T3 की वैल्यू 2 और T2 की वैल्यू 2, T1 की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ गया? 1/2। तो 1 मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है क्या? यस। डिनोमिनेटर छोटा है क्या? यस। गुड। तो जब ऐसा कंडीशन हो, कैसा कंडीशन हो? न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर से छोटा, तो cos थीटा, व्हाट यू विल गेट इन दिस केस इज cos थीटा क्या मिलेगा? cos थीटा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा ना। T2 माइनस T1 इज पॉजिटिव एंड लेस देन डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। मतलब cos की वैल्यू क्या आएगी? cos की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी और 1 से कम। तो इफ यू हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री फॉर लास्ट 3 इयर्स, मुझे बताओ कि cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और पॉजिटिव कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कितना एंगल? मतलब कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। देयरफॉर थीटा इज एक्यूट। तो लुक, ओनली मैथमेटिकली सिर्फ बता दिया, अच्छा न्यूमरेटर पॉजिटिव है, ओके, डिनोमिनेटर से कम है, तो एंगल कितना?
एक्यूट, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, पता होना चाहिए, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, गुड। बट हम तो ऑलरेडी बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। तो अब फिर आप बोलोगे चार क्वाड्रेंट में से दो में होता है, दो में होता है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो फिर why did I not take theta value between 270 and 360? नहीं, cos पॉजिटिव होता है। Add sugar to coffee. Add all positive, sin positive, tan positive, cos positive. तो फिर हमने 0 से 90 ही क्यों लिया? वन एटी के ऊपर एंगल बनता ही नहीं, कैसे बनेगा 180? अब इमेजिन, दैट इज व्हाई कीप ऑन सेइंग, फिजिक्स को सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, यू हैव टू टेल मी नाउ, अगर सरफेस कॉनकेव है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना, एक्यूट। अगर सरफेस कॉन्वेक्स है, ऑब्ट्यूज का मतलब कहां से कहां तक, 90 से 180। अभी 270 बोलने का मतलब क्या होता है, 270 बोलने का मतलब लिक्विड अंदर चला गया, कहाँ गया, सॉलिड के अंदर, राइट। तो वो बन ही नहीं सकता। एंगल ऑफ कांटेक्ट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 180, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। तो दैट इज व्हाई आप फोर्थ क्वाड्रेंट लेते ही नहीं हो, यू टॉक अबाउट ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की जब बात करोगे तो क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2, यू डोंट गो इनटू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया केस 1। अब दूसरा केस कौन सा है, कौन सा दूसरा केस, सोचो सोचो। पहला केस क्या था, न्यूमरेटर पॉजिटिव। अब ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर को कर देते हैं नेगेटिव। न्यूमरेटर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि T2 इज लेस देन T1, मतलब T2 माइनस T1 इज लेस देन 0। और डिनोमिनेटर जो है, एक काम करो, न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया और मॉड ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर -1, डिनोमिनेटर 2, तो मॉड ऑफ -1 इज लेस देन 2। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इफ न्यूमरेटर इज नेगेटिव, न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड इट इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या आएगा, नेगेटिव, नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन ऊपर जो नंबर है 1, वो क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री पता होगा तो ही समझेगा। cos थीटा की वैल्यू -1 से ज्यादा होगी और 0 से कम होगी। तो न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना, मतलब cos की वैल्यू 0 से -1। व्हाट इज cos ऑफ 120, -1/2। What is cos of 135? -1/√2। What is cos of 150? Cos of 90 plus 60 minus sin 60 minus √3/2। तो cos की वैल्यू नेगेटिव और 0 से -1 के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में आती है, सेकेंड। तो थीटा कौन होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो यू सी, जस्ट बाय सीइंग कि न्यूमरेटर नेगेटिव है लेकिन डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब cos की वैल्यू 0 से -1 के बीच में, मतलब एंगल ऑब्ट्यूस। तो लिक्विड कौन सा, लिक्विड कौन सा, विच डज नॉट वेट सॉलिड, मतलब कौन, मर्क्यूरी। तो सिर्फ एक फॉर्मूला आपको सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ड्रॉप बन रहा है यहाँ पे, इन शॉर्ट ड्रॉप इज फॉर्मिंग। तीसरा स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा हो गया, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, मतलब क्या, T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, राइट। When is cos 0? 90। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ टू मेक इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर,
ध्यान दो यहाँ पे, हाँ न्यूमरेटर मतलब कौन, T2 माइनस T1, ये कौन T3, तो T2 माइनस T1 अपॉन T3 मतलब कितना 1। लेकिन ये क्या था, ये क्या था, ये कॉस था ना, हाँ तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कब होती है, थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब कौन सा केस, प्योर वाटर का केस, जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यूज। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर अगर हो गया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0, मतलब किसकी बात चल रही है, पानी, राइट। लास्ट केस if numerator is greater than denominator, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का मतलब पता है क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर छोटा हो गया, cos की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होती है, होती ही नहीं है, होता ही नहीं है, कब होता है, कब कब सुना आपने cos थीटा इक्वल टू 2, cos थीटा इक्वल टू -2 सुना है कभी, अगर सुना होगा तो फिर गलत है वो, तो जस्ट गो एंड चेक, राइट। तो cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन -1 कभी होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल केस। तो इम्पॉसिबल केस का मतलब ये होता है ड्रॉप इज नॉट फॉर्म्ड, ड्रॉप इज नॉट फॉर्म्ड मतलब लिक्विड विल स्प्रेड, मतलब यहाँ पे ड्रॉप का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, लिक्विड विल स्प्रेड। तो जस्ट बाय नोइंग वैल्यूज यू कैन टेल एवरीथिंग। अगर ऐसा आ गया तो आप लिक्विड को रिलीज कर दो टेबल के ऊपर, ड्रॉप विल नॉट फॉर्म। या फिर पिछले 3 केसेस, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 मतलब प्योर वाटर एंड ग्लास का केस, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर एंड एडिशनली न्यूमरेटर इज नेगेटिव, तो cos थीटा इज नेगेटिव मतलब एंगल इज ऑब्ट्यूस मतलब मर्क्यूरी ग्लास का केस, if numerator is less than denominator and numerator is positive, then you have cos theta as positive and less than 1 मतलब angle of contact is acute मतलब case of kerosene and glass। क्लियर यहां तक, गुड। तो ये केसेस पता होने चाहिए आपको। देन वन लास्ट थिंग दैट आई विल इंट्रोड्यूस फॉर टुडे इज, अब अगर आपने थ्रू आउट अभी तक इस चैप्टर का एनालिसिस किया होगा, we started with pressure, then pressure due to liquid column, atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, pressure measuring devices, Pascal law, hydrostatic paradox, फिर स्टार्ट किया surface tension, फिर molecular theory of surface tension में basic definition थे, right? And then ultimately we are here at this point where we are explaining how a liquid drop is formed, बनेगा कि नहीं बनेगा बेसिकली। अब ये जो सरफेस टेंशन है, एक चीज भूल गए हम लोग, वी कीप ऑन फॉरगेटिंग। नंबर 1, अगर मेरे पास सॉलिड ग्लास है, ग्लास मतलब मैं स्टील की ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ग्लास मतलब कौन, सिलिका, राइट, जो कांच का ग्लास होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्लास है और अगर मेरे पास केरोसिन टाइप ऑफ लिक्विड है, तो आपने मुझे बताया 3-4 बार 5 बार बताया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है एक्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा फिक्स रहेगा क्या, कि चेंज होगा? नहीं, कंडीशन आई एम टेलिंग यू कि हम लिक्विड चेंज नहीं कर रहे, हम सॉलिड भी चेंज नहीं कर रहे, we are not changing either liquid or we are not changing solid, so will this angle of contact remain same? So there are some factors which change angle of contact, उसमें 2 factors है, एक तो impurity, मतलब आप केरोसिन में impurity डाल दो, या दूसरा temperature change करो, right? So there are 2 factors which change the value of surface tension, that is addition of impurity and second is temperature. तो in the next session हमको डिटेल में देखना है which are the factors that affect surface tension. Good. तो 2 factors are there. कौन कौन से 2? And to tell you, just to end this session, हम जो
कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट ऐड करते हैं पानी में, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, दैट इज वाई कपड़े क्लीन भी होते हैं। नहीं तो सिर्फ पानी डाल दिया, वॉशिंग मशीन चालू कर दी, फिर बोलोगे क्लीन नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर अप्लाइंग रॉन्ग फिजिक्स। नंबर 2, जब नया कपड़ा लेके आते हैं ना तो उस पर लिखा होता है डू नॉट वॉश दिस इन हॉट वाटर, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। हॉट वाटर मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब सरफेस टेंशन कम करना। तो वो डिटेल में हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।